Hello students, welcome to SD Learning, and today we are going to start with the topic second lecture rotational dynamics. In the last lecture we have already discussed some basic terms about the rotational dynamics like angular displacement, angular velocity, angular acceleration, and the direction of angular displacement, angular velocity, angular acceleration, which was given by the right hand thumb rule, and some basic definition we have already studied. So today is the second lecture. And here first we have done the analogy of linear motion and angular motion. linear motion का कुछ मैंने काइनेमेटिकल इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा है और एंगुलर मोशन का कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा है. Okay, so first we will do the analogy, then we will start. Here we have to do one sums actually, so that's why I have written this formula. This all formula will be used in that sums. So first v is equal to u plus at. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है काइनेमेटिकल इक्वेशन 9th में 10th में 11th में. s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये लीनियर मोशन में था. अब एंगुलर मोशन है क्योंकि रोटेशनल डायनेमिक्स है और हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो ये एंगुलर मोशन है. तो एंगुलर मोशन में v रिप्लेस हो जाएगा ओमेगा से, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. u रिप्लेस हो जाएगा ओमेगा नॉट से, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. a रिप्लेस हो जाएगा अल्फा से, एंगुलर एक्सेलरेशन. s रिप्लेस हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट थीटा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. u ओमेगा नॉट, a के बदले अल्फा, और सब सेम है. यहां पर भी सब देख लो आप, v फाइनल वेलोसिटी है, एंगुलर फाइनल वेलोसिटी है. u इनिशियल वेलोसिटी, ये एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी है. ओके, इन द 11th स्टैंडर्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आपको दो डेरिवेशन था 11th स्टैंडर्ड में. फर्स्ट था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का. ये मोशन इन 2 डायमेंशन चैप्टर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक डेरिवेशन आपको प्रूफ था ऑलरेडी. उसके बाद देयर वाज अ डेरिवेशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम. वहां पर हमने कोनिकल पेंडुलम को, ये दो डेरिवेशन थे आपको, और कुछ सम्स भी थे 11th स्टैंडर्ड में. ओके, so there was a formula v is equal to r omega, where v is the linear velocity, r is the radius of the circle, and omega is the angular velocity. Here first there are two type of circular motion. UCM means uniform circular motion and non-UCM means non-uniform circular motion. So here UCM, uniform circular motion, see here particle is performing in circular motion. ये जो v दिया है ना, v इधर पे देखो, इस पॉइंट पे the tangential velocity of the particle is r omega. इस पॉइंट पे r omega, इस पॉइंट पे r omega, r omega, r omega. At every point the velocity of the particle is going to be an r omega, because it is in uniform circular motion, because it is UCM. ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. हर पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है. v इज द लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. अच्छा, नाउ इफ यू सी हियर एट दिस पॉइंट पार्टिकल इज ट्राइंग टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. देखो पार्टिकल ऐसे जाने के लिए ट्राई कर रहा है, ऐसे जाने के लिए ट्राई कर रहा है, ऐसे ऐसे. ये ऐसे ट्राई नहीं कर रहा है कि ये सर्कल में घूमे, ये ट्राई कर रहा है स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने की. सो व्हाट इज हियर प्लेइंग द रोल ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ए पार्टिकल. कौन यहां पर पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कर रहा है. देखो पार्टिकल स्ट्रेट जाने के लिए ट्राई कर रहा है, पर कौन यहां पर पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक नाम है, दैट इज द रेडियल एक्सेलरेशन. बोथ आर सेम. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन. सो हियर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज चेंजिंग द डायरेक्शन. देखो पार्टिकल स्ट्रेट जाने के लिए ट्राई कर रहा है, इसको यहां घुमा रहा है, यहां जाने के लिए ट्राई कर रहा है, यहां घुमा रहा है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एंड इट इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन. अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होता देन पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाता. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के वजह से ही पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. सो दैट इज द रीजन इट इज परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन. एंड नाउ टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. देखो सेंट्रीपिटल मींस डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी यहां पर है. दिख रहा है आपको? देखो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90. एट एनी पॉइंट यू कैन सी द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री. एंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द, नोट पॉइंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ए पार्टिकल.
in 11th standard the derivation which we derived for centripetal or radial acceleration was mv square by r. ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव किया 11th स्टैंडर्ड में, mv स्क्वायर बाई आर, और v के जगह आप क्या लिख सकते हो, अभी आपने पढ़ा v के जगह आर ओमेगा, ये क्या है आर ओमेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी हर पॉइंट पे, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और यूसीएम है तो उसका हर पॉइंट पे वेलोसिटी, कोई भी पॉइंट आपको वेलोसिटी चाहिए आप डायरेक्टली आर ओमेगा लिख सकते हो, आर ओमेगा आर ओमेगा आर, कोई भी पॉइंट। तो जब आप v के बदले आर ओमेगा करके आप इसको प्रूफ करोगे तो आपको ये भी फॉर्मूला आएगा और ये भी फॉर्मूला आएगा। हमने तीनों फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया है 11th स्टैंडर्ड में, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन डायरेक्टली mv स्क्वायर बाई आर। आप ये याद रखो और आपको v के बदले आर ओमेगा पुट करोगे तो आपको ये दोनों फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा ऑलरेडी। समझ में आ रहा है? सो हियर इज द एक्सेलरेशन। अच्छा, मैं इससे पहले और आपको बेसिक्स देता हूं। इन सेशन देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट आई हैव मेंशन्ड हियर centripetal acceleration, which is responsible for changing the direction of a particle. Centripetal acceleration or radial acceleration is responsible for changing the direction of the particle. And there is second acceleration which is called as tangential acceleration. This is tangential acceleration, a base में t लिखा हूं मैंने। This is tangential acceleration which is responsible for changing the speed of the particle. Tangential acceleration is responsible for changing the speed of the particle, and the formula of tangential acceleration is r alpha. Formula of tangential, ये पहले आपको प्रूफ होता था आपके 12th स्टैंडर्ड रिलेशन में, इसका प्रूफ v इक्वल टू आर ओमेगा का प्रूफ, पर ये अब हटा दिया तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो। Tangential acceleration is the r alpha and centripetal acceleration is the mv square by r or mv omega or mr omega square. So here, अच्छा, दिस इज नॉन यूसीएम। ये मैंने एक नॉन यूसीएम का सर्कुलर बनाया, नॉन यूसीएम का सर्कुलर मोशन बनाया। एट नॉन यूसीएम हियर द वेलोसिटी इज v1, एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज v2, एट दिस पॉइंट वेलोसिटी v3, v4, एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी इज चेंजिंग। और यहां पर देखो हर पॉइंट पे क्या था वेलोसिटी, आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा, कोई भी पॉइंट पे देखो आर ओमेगा था, पर हियर द वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग बिकॉज इट इज नॉन यूसीएम ना। अच्छा, यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है या नहीं है? इन नॉन यूसीएम प्रेजेंट है या नहीं है? है, बिकॉज अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होगा इट मींस इट विल नॉट परफॉर्म ए सर्कुलर मोशन, द डायरेक्शन विल नॉट चेंज ना, एंड इफ द डायरेक्शन विल नॉट चेंज द पार्टिकल विल नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट विल गो इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन ना। So centripetal acceleration is very much necessary for changing the direction and for making the particle to perform circular motion. Centripetal acceleration present. Okay. Now listen. यहाँ पर and what is the role of tangential acceleration? Just I said now, it is responsible for changing the speed of the particle. Tell me here the speed of the particle is changing or not? Increase or decrease? कुछ तो कुछ हो रहा है कि नहीं? देखो v1 लिखा मैंने, v2, v3, v4, पार्टिकल का स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मीन्स हियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट एंड इट इज ओनली चेंजिंग द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, मीन्स इन नॉन यूसीएम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट। अच्छा, इन यूसीएम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, डज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट हियर? नो, बिकॉज पार्टिकल का स्पीड चेंज हो रहा है क्या? नहीं, पार्टिकल का स्पीड सेम है ना, तो मतलब यहां पर इन यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जो डायरेक्शन चेंज करता है, बट इन नॉन यूसीएम बोथ आर प्रेजेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड centripetal acceleration, because here direction is also getting changed and velocity at every point is also getting changed. So that's why both the acceleration has present, tangential acceleration and centripetal acceleration. Achha, now you know the direction of centripetal acceleration, either under, directed towards the center, directed towards the center, towards the center, towards the center, towards the center. Where is the direction of tangential acceleration? Tell me. If the tangential velocity is in this direction, then the tangential acceleration will be also in this direction only ना। जहां tangential velocity वहीं पर tangential acceleration होगा, यहीं पर होगा tangential acceleration, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे tangential acceleration, आपको tangential acceleration दिख रहा है। tangential acceleration का बेसिक फॉर्मूला आप r अल्फा याद रखो प्रॉपर।
अच्छा, नाउ हियर आई हैव वन क्वेश्चन, ठीक है, आई एम गोइंग टू आस्क, जस्ट लिसन इट केयरफुली. डज यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन और अनएक्सेलरेटेड मोशन? यूसीएम एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है? कमेंट इन द वीडियो एंड टेल मी, यूसीएम एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है? ओके, so here is the question, is UCM is an accelerated motion or not? कमेंट किया आप लोग ने, UCM is an accelerated motion or not? ओके, UCM एक्सेलरेशन मोशन है कि नहीं? बहुत सारे लोग ने कमेंट किया रहेगा यस, नो नॉट, UCM is not an accelerated motion, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम है ना उसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो इट इज नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन, बट इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इसलिए क्वेश्चन ले रही है. ठीक है, एक्सेलरेटेड नहीं रहता तो फिर लेता ही नहीं ना, प्रॉपर है कि नहीं? यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. सी, पार्टिकल मैंने सेम डायग्राम बनाया, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट, ये यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा, एवरी पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज आर ओमेगा. नाउ ए का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप बोल दो. नाउ इन वेलोसिटी, हियर आई हैव रिटन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेलोसिटी, velocity is a vector quantity, so what will come? Magnitude as well as direction. Magnitude at every point is same, r omega r omega r omega r omega, magnitude is same, but does the direction is same of velocity? velocity का direction same है क्या हर point? यहाँ पर देखो, left डाउन राइट अप, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना. और एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. प्रॉपर ना, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, एंड इफ व्हेन द डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग मींस ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में हम लोग क्या देखते हैं? मैग्नीट्यूड भी देखते हैं और डायरेक्शन भी देखते हैं. मैग्नीट्यूड भी देखते हैं और कोई भी दोनों में से एक क्वांटिटी चेंज हो रहा है तो इट मींस इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज आई हैव रिटन इन वेक्टर, एंड इन वेक्टर वी यूज्ड टू सी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, एंड डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली. सो ऑलवेज रिमेंबर, इज यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट. बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको कुछ इनर्शियल नॉन इनर्शियल का एक पंच पॉइंट देना पड़ेगा, तो वहां पर आपको यूज करना है यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, यूसीएम कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है. एक्सेलरेटेड मोशन है, इट मींस, टेल मी, इट इज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? कमेंट फॉर दिस. इट इज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? वी विल चेक योर बेसिक्स इवन फॉर द 11th स्टैंडर्ड, जो आपको पढ़ाया, आपने ऑलरेडी पढ़ाया गया है. तो टेल मी, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है और तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? कमेंट ऑन दैट. ओके, सो हियर वी हैव डन द एनालॉजी ऑफ यूसीएम, कंपैरिजन बिटवीन यूसीएम एंड नॉन यूसीएम. यूसीएम में ओमेगा कांस्टेंट है और नॉन यूसीएम में नॉट कांस्टेंट. यूसीएम में एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा. Here the velocity is continuously changing. v1 is equal to v1, v2, v3. Velocity continue, radius तो सेम रहेगा, ओमेगा पर कंटिन्यू चेंज होता जाएगा. अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. यहां पर एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रहा था क्या? यूसीएम में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ओमेगा सब जगह सेम है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है तो कितना आ जाएगा? ये जीरो हो जाएगा. तो अल्फा टोटल कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी नहीं हो रहा है ना. So that is the reason alpha is here 0. But here angular velocity in non-UCM, angular velocity will continuously change. So alpha will not equal to 0. Here the centripetal acceleration in UCM and non-UCM. Centripetal acceleration is present in both UCM and non-UCM. दोनों का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है. अच्छा, where is the direction of centripetal acceleration? Towards the center. Where is the direction of radius vector? Away from the center. Where is the direction of tangential velocity? Tangentially. Where is the direction of tangential acceleration? Tangentially. Proper direction याद रखो. ओके, आपको नेट एक्सेलरेशन कभी कभी पूछेगा, उसका मैं एक डायग्राम बनाता हूं. और यहां पर इन यूसीएम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नॉट गेटिंग चेंज. बट इन नॉन यूसीएम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट 0 बिकॉज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गेटिंग चेंज
with respect to time. Okay, so here suppose कभी कभी आपको ना पूछता है बेटा, so here you have to find out net acceleration direction. Here you have to find the direction of net acceleration. आपको नीट में कभी कभी पूछता है फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन. सो टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द टेंजेंट है, लाइक टेंजेंट. तो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां रहेगा? इनके अच्छा इनके बीच में एंगल कितना है? 90 ना. टेंजेंशियल वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना था? 90. सो हियर इज द एंगल 90. तो इनके बीच में आपका डायरेक्शन होगा नेट एक्सेलरेशन का. नेट एक्सेलरेशन आपका इनके बीच में होगा. सो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो नेट एक्सेलरेशन. ओके, नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इनके बीच में टेंजेंशियल और ए सेंट्रीपिटल के बीच में नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है. सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू राइट ए नेट इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल प्लस ए सेंट्रीपिटल और ए रेडियल फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन. रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आपको मैग्नीट्यूड निकालना है. व्हाट यू विल राइट? ए टी स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर. आपने वेक्टर में ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर रिजल्टेंट निकालने के लिए. सेकेंड चैप्टर में आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर रिजल्टेंट निकालने के लिए. फॉर कैलकुलेटिंग द डायरेक्शन, आप यहां पर अल्फा दे दोगे. तो हियर फॉर्मूला विल बी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स. आपको फॉर्मूला था ना, तो यहां पर आर वाई ए टी अपॉन ए सी पी. फॉर कैलकुलेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ए नेट का अगर डायरेक्शन निकालना है, दिस इज द tan इनवर्स ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन ए सेंट्रीपिटल फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट. वेक्टर में था ना, आर नेट निकालने के लिए आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर और अल्फा निकालने के लिए tan इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स. प्रॉपर है दिस इज. ओके फाइन. सो हियर इज द न्यूमेरिकल पेज नंबर 24. 12th sums. Somehow an ant is stuck to the rim of the bicycle wheel of diameter 1 meter. So see these sums. Now we are going to solve these sums, 12th sums. Okay. So first आपको diameter दिया है 1 meter, that I have written 1 meter diameter है. While the bicycle is on central stand means bicycle move नहीं हो रहा है. The wheel is set into rotation. अच्छा, the wheel is set into rotation means wheel पहले क्या था? रेस्ट पे था. उसका मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना था? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना था? 0. फिर व्हील इज सेट इनटू रोटेशन एंड अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. टाइम दिए आपको 10 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन. अच्छा, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, ये लिखा है मैंने. और सेकेंड क्वेश्चन में 2 चीज पूछा है. टाइम फॉर फर्स्ट रिवोल्यूशन, पहले रिवोल्यूशन के एंड के लिए. मतलब आपको समझता रहेगा क्वेश्चन कि एक साइकिल है, जो भी है, साइकिल के रिम पे मतलब एंड पे एक एंड जो है फंस गई और साइकिल का टायर घूम रहा है. 2 रिवोल्यूशन का फ्रीक्वेंसी, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी है, टाइम 10 सेकंड में. तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना, वो जो एंड है वो टोटल कितना रिवोल्यूशन करेगा 10 सेकंड के अंदर, ये आपको बताना है. और टाइम बताना है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए और 10th के लिए जो 10 रिवोल्यूशन करने वाला है, सॉरी लास्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए. एक फर्स्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए टाइम बताना है और सेकंड के लिए. ओके, विल सॉल्व. ओके, तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन में कि वो व्हील रोटेशन में सेट हुआ है, तो मींस पहले उसका एंगल, पहले वो रेस्ट पे था फिर सेट किया गया. तो आपको ओमेगा फाइनल का फॉर्मूला आएगा 2 पाई एन. ओमेगा का आपको फॉर्मूला पता है ना, 2 पाई एन. वी हैव डिराइव्ड दिस इन द वीडियो. 2 पाई एन फॉर्मूला है. सो 2 पाई एन, एन इज व्हाट? 2 ना. So here you will get 4 pi. अच्छा, what is the unit of omega? रेडियन पर सेकंड ना, रेडियन पर सेकंड. मैंने आपको यूनिट वीडियोस में नहीं बताया. ओमेगा का रेडियन पर सेकंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. जो लीनियर में मीटर था यहाँ पर रेडियन हो गया क्योंकि एंगल आ रहा है ना हर जगह. प्रॉपर. तो ओमेगा फाइनल निकल गया.
So first we have to calculate the number of revolution in 10 seconds performed by the ant. Okay. Here we have the formula. ये फॉर्मूला आपने बेसिक्स पढ़ा रहेगा. थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन पढ़ा है ना. रेवोल्यूशन थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर सपोज मैं n1 रख दूं तो थीटा कितना हो जाएगा. सपोज n1 है तो थीटा 2 पाई, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 पाई. थीटा 2 रख दूं, ये बेसिक आपने फॉर्मूला 2 रखा तो 4 पाई प्रॉपर ना. तो यहां पर आपको n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है. कैपिटल है ना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन. ये बेसिक फॉर्मूला है आपको थीटा का. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक रेवोल्यूशन हुआ तो 2 पाई होता है, 2 रेवोल्यूशन हुआ तो 4 पाई, 3 रेवोल्यूशन हुआ तो 6 पाई. सो रेवोल्यूशन यहां पर 2 हुआ है. n निकालना है आपको, तो n के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा थीटा बाय 2 पाई प्रॉपर. अच्छा, वी डोंट हैव थीटा हियर ना. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द थीटा हियर. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थीटा. वेट, फर्स्ट आई विल कैलकुलेट द अल्फा because we don't have the angular acceleration here. Omega final minus omega initial by t. So omega final आपको कितना आया 4 पाई minus 0 upon 10. So alpha will be 4 pi upon 10 2 pi upon 5. ठीक है, अल्फा आपका आ गया 2 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. हाँ, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. अल्फा आपका आ गया 2 पाई बाय 5. वी गॉट द अल्फा ना. अच्छा, नाउ वी आल्सो हैव द फॉर्मूला ऑफ अल्फा का ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल. अच्छा, ये फॉर्मूला पता है कि नहीं आपको, लिख के दिया था आपको पीछे एनालॉजी जब लेक्चर को स्टार्ट किया तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 फॉर्मूला है. ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 80. काइनेमेटिकल एंगुलर मोशन का काइनेमेटिकल इक्वेशन अभी आपको एनालॉजी किया था लेक्चर के स्टार्ट में. आई टुक दिस फॉर्मूला फ्रॉम देयर. हाँ, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल. और एक फॉर्मूला आपके पास, ये फॉर्मूला देखो आपने पढ़ा रहेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. पढ़ा है ना, ये वही फॉर्मूला लिखा हूं खाली सिंप्लीफाई करके. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ए के बदले अल्फा, एस के बदले थीटा. अल्फा हमने ऑलरेडी निकाल दिया, अभी थीटा निकालना है तो थीटा को आप यहां भेज दो. ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा. ओमेगा फाइनल कितना है, ओमेगा फाइनल 4 पाई ना. स्क्वायर करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल आपका कितना है 0, तो कुछ नहीं लिखता हूं. ठीक है, 2 इंटू अल्फा. अल्फा 2 पाई बाय 5 ना, 2 पाई बाय 5 ऊपर चला जाएगा. सो इफ यू कैलकुलेट दिस, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 4 4 is 16. Here you are going to get 20 pi. Theta is equal to 20 pi. If you will put this theta means angular displacement 20 pi here, what you are going to get? If you will put this theta 20 pi here, what you are going to get n. This is 1. So from 1 n is equal to pi cancel, n is equal to 10 means it will perform the 10 revolution. This is the answer of the question of the first question. Okay, so here we have derived the number of revolution. आपको already मिला number of revolution, आपने 10 आया, and we have got the value of alpha event 2 pi by 5 which is constant. Okay, wait, हाँ, same, alpha is equal to 2 pi by 5. This is the only thing. Now we have to calculate the time for first revolution. जो फर्स्ट रेवोल्यूशन किया उसके लिए कितना टाइम लगा. हियर वी हैव द फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर. ओके, ये फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर, इन द टर्म ऑफ एंगुलर क्वांटिटी आई हैव रिटन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो वी हैव गॉट द थीटा. We have to, here we have to calculate the time for the first revolution. फर्स्ट रेवोल्यूशन के लिए आपको टाइम निकालना है. फर्स्ट रेवोल्यूशन के लिए आपको टाइम निकालना है. सो एक रेवोल्यूशन जब एंट कंप्लीट करेगा, व्हाट विल बी द थीटा 2 पाई ना, और ओमेगा इनिशियल तो 0 था, तो 0 इंटू 2 0 प्लस हाफ. अल्फा वी हैव गॉट
2π/5 इंटू टी स्क्वायर, 2 कैंसल, क्या बचेगा, π/5, पाई कैंसल, here we will get 10 is equal to t square, so therefore t is equal to √10 सेकेंड. ओके, आप यूनिट लिख देना, मैंने नहीं लिखा तो भी 10 is equal to √2 सेकेंड. नाउ लास्ट क्वेश्चन, टाइम फॉर द लास्ट रेवोल्यूशन. ये पूछा ना, टाइम फॉर द लास्ट रेवोल्यूशन. राइट, हाँ, they have asked the time for the last complete revolution. लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए टाइम पूछे. ओके, हाउ मच रेवोल्यूशन वी हैव गॉट, रेवोल्यूशन का एंड कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हुआ, 10. ठीक है, तो लास्ट रेवोल्यूशन मतलब 10th का टाइम पूछा है, खाली 10th का टाइम पूछा है. टोटल रेवोल्यूशन एंड ने अभी हम लोग ने निकाला, यहां पर n इज इक्वल टू 10 आया था, तो टोटल रेवोल्यूशन 10 किया है. तो आप पहले फर्स्ट का टाइम निकाला, अब लास्ट का मतलब फर्स्ट का आ गया 10th का, खाली 10th वाला कंप्लीट सर्कल करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है. अच्छा, अगर 10th निकालना है, सो आई कैन डू व्हाट आई कैन डू हियर, आई विल कैलकुलेट द टोटल टाइम फॉर 9 रेवोल्यूशन. टोटल टाइम 9th रेवोल्यूशन में कितना लगा. ओके, टोटल टाइम 9th रेवोल्यूशन में कितना लगा वो मैं कैलकुलेट करूंगा और 10 सेकंड से माइनस कर दूं. टोटल टाइम कितना दिया है, 10 सेकंड ना, टोटल टाइम इज 10 सेकंड. अगर मैं उसको 10 सेकंड से माइनस कर दूं तो आई विल गेट द आंसर फॉर 10th ना. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको पूछा है 10th रेवोल्यूशन में टाइम कितना लगा और ये बताया कि टोटल टाइम 10 सेकंड तक वो घूमा, 10 सेकंड तक जितना भी रेवोल्यूशन किया. 10th रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगा पूछ रहे हैं. तो मैं क्या करता हूं, 9th पूरा 1 से लेके 9 तक जितना रेवोल्यूशन का टाइम लगा है वो कैलकुलेट कर देता हूं. 1 से लेके 9 तक जितना रेवोल्यूशन के लिए टाइम लगा है वो कैलकुलेट करता हूं और उसको 10 से माइनस कर देता हूं. टोटल सेकंड 10 है ना, और 1 से लेके 9 तक का जितना टाइम लगा है अगर मैं उसको माइनस कर दूंगा तो मेरे को अपने आप 10th का मिल जाएगा. सो सी हियर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा. अच्छा, 9th रेवोल्यूशन के लिए निकाल रहा हूं, थीटा फॉर 9th रेवोल्यूशन, ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टाइम फॉर 9 रेवोल्यूशन है, 9th के लिए. इधर मैं लिख देता हूं फॉर 9th रेवोल्यूशन, फॉर 9 रेवोल्यूशन, हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ओके, ओमेगा इनिशियल तो 0 है हमें पता है, तो थीटा फॉर 9 रेवोल्यूशन कितना आ जाएगा, थीटा फॉर 9 रेवोल्यूशन बचेगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर. अल्फा का वैल्यू 2π/5 और यहां पर टी स्क्वायर. ठीक है, थीटा फॉर 9 रेवोल्यूशन हाफ, यहां पर क्या बचेगा, π/5 इंटू टी स्क्वायर. अच्छा, थीटा फॉर 9 रेवोल्यूशन कितना होगा, एक रेवोल्यूशन के लिए थीटा कितना होता है, टेल मी. फॉर 1 रेवोल्यूशन हाउ मच इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 2π ना. सो फॉर 9 रेवोल्यूशन, एंड ने 9 रेवोल्यूशन किया, हाउ मच विल बी द थीटा, 18π. सो हियर आई विल राइट द 18π. व्हाट आई विल गेट, π कैंसल ना, 18 5 90. सो t इज इक्वल टू √90. √90 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आता है वैल्यू, समथिंग 9.446 और 45 समथिंग, और भी बहुत सारा इनकरिंग नंबर आते जाएगा आपको. वेट, अच्छा 48 है, सॉरी 486 आपको ये आएगा टाइम फॉर किसके लिए, 9 रेवोल्यूशन के लिए. टाइम फॉर 9 रेवोल्यूशन आपको 9.486 आ गया. आपको किस, ये 1 से लेके 9 रेवोल्यूशन तक का टोटल टाइम आ गया, 1 से लेके 9 रेवोल्यूशन का टाइम आ गया. जब 9 रेवोल्यूशन किया 9.486. आपको टोटल टाइम कितना दिया, 10 सेकेंड. सो फॉर लास्ट रेवोल्यूशन टोटल सेकेंड माइनस 9 सेकेंड के लिए 10 minus 9.486 and what you will get, that is your answer. Okay, calculate कर लो. So we have completed the kinematics part of the circular motion. Now we are starting with the dynamics part of circular motion.
और डायनेमिक्स पार्ट में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, आपको ये फोर्स ऑलरेडी पता होगा, सेंट्रीपीटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपीटल बॉडी को घुमाने के लिए काम आता है और सेंट्रीफ्यूगल उसको बैलेंस करने के लिए। ओके, तो दिस इज द डायनेमिक्स पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपीटल फोर्स फर्स्ट, मैंने ये डायग्राम बनाया ऑलरेडी, जो आपको पहले बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी तक हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा था, विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन was responsible for changing the direction of the particle, and what is the role of the tangential acceleration? tangential acceleration का रोल क्या था? It was responsible for changing the speed of the particle and it was not present in UCM. So सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा और वेलोसिटी, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, हर पॉइंट पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इफ ऐसा नहीं होगा तो इट विल नॉट परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। सो F इज इक्वल टू ma। अच्छा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। ओके, यह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कब आता है? व्हेन देयर विल बी ए फोर्स। जब फोर्स होगा तो ही एक्सेलरेशन आएगा, ऐसी नहीं कोई चीज एक्सेलरेट होगी। आपको बाइक एक्सेलरेट करना, फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है ना, फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स देना पड़ता है, तब एक्सेलरेशन होता है। आपको बाइक रोकना है, ब्रेक मार देना, ब्रेक मार दे तब वो टायर, तो फोर्स प्रोवाइड करना पड़ रहा है। आप फोर्स प्रोवाइड करोगे तभी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा, विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन नहीं आएगा। सो हमने पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा, अब सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ रहे हैं। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, बराबर ना? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है मींस देयर विल बी ऑल देयर सेंट्रीपिटल फोर्स आल्सो विल बी प्रेजेंट। So we are going to discuss about that centripetal force, and the direction of the centripetal force is towards the center. For centripetal acceleration, this formula I have written in the term of centripetal acceleration. Centripetal force दिख रहा है आपको? centripetal कर दिया, acceleration क्रॉस centripetal force कर दिया। यही फॉर्मूला है, सेम centripetal के रिस्पेक्ट में ले लिया मैंने। Now A centripetal acceleration, m ऐसी रहती है। centripetal acceleration का फॉर्मूला आपने पीछे डिराइव किया है, v स्क्वायर बाई आर। मैंने पीछे एक m लिख दिया था गलती से, अभी यहां पर उसको मैंने करेक्ट किया है, v स्क्वायर बाई आर इसका फॉर्मूला था, ठीक है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स लिख दिया था मैंने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का v स्क्वायर बाई आर, v ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला था। तो देखो मैं, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया। डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, हाँ, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, विच इज डायरेक्टेड along the radius and towards the center of the circle. Centripetal force is the real force. ये real force is the real force which is along the radius and towards the center of the circle. Okay, so यहां पर कुछ मैंने क्राइटेरिया लिया है। फोर्स जिस तरफ है, जिस तरफ हम फोर्स देंगे उसी तरफ वेलोसिटी होता है जल्दी। कोई चीज को पुश किया, मैंने फोर्स दिया इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी, वो बॉडी उसी तरफ जाएगा ना, स्प्रिंग नहीं है, जिस तरफ पुश किया उसी तरफ जाएगा। तो जिस तरफ फोर्स उसी तरफ वेलोसिटी, तब बॉडी क्या परफॉर्म करता है? लीनियर मोशन। द बॉडी विल परफॉर्म द लीनियर मोशन। आपने कोई भी चीज को पुश किया, फोर्स जिस तरफ दिया उसी तरफ, इसको यहां पुश कर दिया, यहां थ्रो कर दिया, फोर्स जिस तरफ दिया उसी तरफ वेलोसिटी भी गया, बॉडी इज गोइंग टू परफॉर्म द लीनियर मोशन। स्ट्रेट फेंक रहा हूं, ऊपर फेंक रहा हूं, बॉडी इज गोइंग टू परफॉर्म द लीनियर मोशन। हियर सेंट्रीपिटल फोर्स, अच्छा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी अंदर ही होगा, प्रॉपर ना? सेंट्रीपिटल फोर्स भी अंदर ही होगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेलोसिटी? इट इज 90 डिग्री ना। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो जब फोर्स और वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, देन द पार्टिकल यूज टू परफॉर्म द कर्वीलिनियर पाथ, कर्वीलिनियर मोशन। जब फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, देन द पार्टिकल यूज टू परफॉर्म द कर्वीलिनियर पाथ, कर्वीलिनियर मोशन परफॉर्म करता है। दिख रहा है आपको? ये डॉटेड लाइन से मैंने कर्वीलिनियर पाथ बनाया, ऐसे ऐसे कर्व होके बन रहा है। और जब द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी is 90 degree at every point of the path, then the body will keep on performing the curvilinear path and slowly it will be in like whole circular motion. तब ये धीरे 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 हर पॉइंट पे जब f और v का एंगल 90 होता जाएगा तो ये क्या होता जाएगा? टोटल सर्कुलर मोशन हो जाएगा, कर्व बन के कर्व बन के कर्व बन के टोटल इट विल परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। याद रखो इसको। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क डन इन यूसीएम, वर्क डन इन यूसीएम, वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता है, F.S। वर्क डन इज इन स्केलर क्वांटिटी ना, F.S।
डेट डॉट हटा दो, आपको क्या आ जाएगा, cos थीटा. अच्छा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस हियर? व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ और वेलोसिटी इस तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ जा रहा था. देखो यहां पर इसका, यहां पर देखो फोर्स इस तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पर हो रहा था ना. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस? 90 डिग्री. वेलोसिटी इस तरफ मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ होना चाह रहा था, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? 90 डिग्री. व्हेन आई विल पुट cos 90 0 होगा. वर्क डन इन यूसीएम इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज 0. वर्क डन उसमें क्या हो जाता है यूसीएम में? 0. अगर वर्क डन 0 नहीं होता, सपोज वर्क डन 0 नहीं होता, एनर्जी, जैसे वर्क एनर्जी आप थ्योरम सुने होंगे 11th, वर्क अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितने साल से रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड? थक जाएगा ना, थक के गिर जाएगा अंदर न्यूक्लियस के पास. अर्थ कितने साल से रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड में? अगर उसका एनर्जी जाता रहता, वर्क डन 0 नहीं होता रहता, एनर्जी जा रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रहा है और बहुत फास्ट चल रहा है ना. अर्थ स्लो रिवॉल्व कर रहा है कि बहुत फास्ट है, रोटेट और रिवॉल्व वो बहुत फास्ट कर रहा है. सपोज कभी अर्थ रुक जाए, रिवॉल्व रोटेट ही नहीं करे, रोटेट ही करना रुक जाए, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? कमेंट. व्हाट विल हैपन? अर्थ रोटेट कर रहा है बहुत फास्ट रोटेट करता है. आप उसका स्पीड ग्रेविटेशन में हम कैलकुलेट करेंगे, ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में आपने कैलकुलेट किया रहेगा. बहुत फास्ट रोटेट कर रहा है. व्हाट विल हैपन इफ अर्थ विल सडनली स्टॉप? सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, आप एक कार है, उसको ना आपने नया कार खरीदा और सीधा 120 के स्पीड से चला रहे हो, बहुत फास्ट 120 की स्पीड से एकदम फास्ट चलाते और एकदम स्ट्रेट हाईवे, और सडनली आपने ब्रेक मार दिया. सडनली व्हाट विल हैपन? उड़ जाओगे ना आप, तो बहुत दूर उड़ जाओगे. वैसे ही अर्थ में भी होगा. अगर अर्थ जितना स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, अगर वो रुक जाएगा, सब लोग उड़ने लग जाएंगे, सब जा के कहीं पर पूरा एक्सीडेंट टाइप में हो जाएगा, सब उड़ के कहीं पर लगने लग जाएंगे. ओके, सो हियर वी आर डिस्कसिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन. अच्छा, तो अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है यहां पर? अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है यहां पर? अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? Everyone knows gravitational force. Gravitational force is providing the necessary centripetal force for the revolution of the earth. Gravitational force provide कर रहा है necessary centripetal force for the revolution of the earth. अच्छा, electron revolving around the nucleus. Electron also need the centripetal force. Now who is providing the centripetal force here? Electrostatic force. Who is providing electrostatic force? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है, दैट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. हियर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. आपने एक स्टोन लिया, ऐसे एंड में बाना स्ट्रिंग का ऐसे वेल्ड कर दिया, हॉरिजॉन्टल सर्कल में फास्ट घुमाने लगा. यहां पर स्टोन को कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग. अगर स्ट्रिंग लूज होगा तो क्या घूमेगा? क्या स्लाइकेंड हो जाएगा तो घूमेगा? क्या नहीं, टॉट रहना चाहिए, एकदम टाइट, तभी टेंशन आएगा. समझ में आ रहा है? आप कोई चीज को स्ट्रेच करोगे तभी टेंशन आएगा ना, घींचना पड़ता है स्ट्रिंग को, खींच के घुमाओगे तब टेंशन आएगा. तो वो टेंशन, स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट हो रहा है स्ट्रेच होने की वजह से, दैट टेंशन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द स्टोन, रिक्वायर्ड टू स्टोन टू परफॉर्म ए रिवोल्यूशन, टू परफॉर्म ए सर्कुलर मोशन. So tension is providing the necessary centripetal force for the stone for revolution. एक कर्व रोड है, कर्व, एकदम कर्व, ऐसा कर्व रोड है, टर्न, ठीक है, उस पर गाड़ी चल रही है. अब गाड़ी ऐसे टर्न कर रही है, देखो ये गाड़ी बनाया मैंने, थोड़ा डायग्राम खराब है समझो. गाड़ी ऐसे टर्न कर रही है, ऐसे टर्न कर रही है, तो इट ऑल्सो नीड, द व्हीकल ऑल्सो नीड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. नाउ हियर हु इज गोइंग टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन जो जनरेट होगा टायर और रोड के बीच में, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड इफ फ्रिक्शनल फोर्स फेल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट विल हैपन? द व्हीकल विल स्किड ऑफ, चला जाएगा, एकदम फिसल जाएगा, थ्रो हो जाएगा सीधा रोड से, इस तरफ चले जाएगा, इस तरफ चलेगा, पूरा स्किड हो जाएगा. इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन. So here the frictional force is providing the necessary centripetal force. These are the terms which we are going to discuss in very detail now. We have one derivation for this. So these are the examples of the centripetal acceleration, centripetal force. Sorry. Now listen, very important.
जब सेंट्रीपिटल फोर्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, अच्छा आप बाहर से देख रहे हो इस डायग्राम को, ठीक है, आप सब लोग बाहर से इस डायग्राम को देख रहे हो, मैं भी बाहर से ही देख रहा हूं। वी आर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? टेल मी, कमेंट फॉर दिस। वी आर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? वी आर इन इनर्शियल, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल मीन्स, इनर्शियल मीन्स आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा न्यूटन, जो न्यूटन लॉ फॉलो करता है। इनर्शियल मीन्स व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ रेस्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो ये सब हम लोग किस में देख रहे हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको जब सेंट्रीपिटल फोर्स समझना है ना, तो आपको इनर्शियल में रहना पड़ेगा। अगर आप नॉन इनर्शियल में हो तो नहीं समझ में आएगा। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट समझना है, उसको अच्छे से समझ में आना है कि क्या है हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स में, तो आपको नॉन इनर्शियल में रहना पड़ेगा। मैं आपको अभी डायग्राम के हिसाब, आपको सॉरी इनर्शियल में रहना पड़ेगा, नॉन इनर्शियल में, सॉरी आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहना पड़ेगा, नॉन इनर्शियल में नहीं। सपोज अगर आपको ना, आप सपोज करो कि आप ना इलेक्ट्रॉन के अंदर बैठे हो, आप इलेक्ट्रॉन के अंदर घुस गए और बैठ गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंदर घुस गए और बैठ गए और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। नाउ टेल मी, यू आर इन, आप इलेक्ट्रॉन के अंदर जब बैठे हो, यू आर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यू आर, कमेंट करो हाँ हर चीज को। यू आर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यू आर इन एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन? कमेंट फॉर दिस। अगर आप इलेक्ट्रॉन के अंदर और रिवॉल्व कर रहे हो, जब आप इलेक्ट्रॉन के अंदर चले जाओगे और रिवॉल्व कर रहे हो, अच्छा मेरे को बताओ ये एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं? आप बोलोगे नहीं है एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने अभी प्रूव किया था कि एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है इसकी हर डायरेक्शन पे, और वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इज यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट? यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, मैंने अभी प्रूव किया था। सो आप अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर बैठे हो मतलब आप एक्सेलरेटेड मोशन में हो, आप एक्सेलरेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। So you are in non-inertial frame of reference, so you won't be able to understand the concept of centripetal force.